महिला जागृति अभियान। दुश्चिंतन हटाएं, सृजन अपनाएं। संत ज्ञानेश्वर अपने बहन भाइयों के साथ लोक मंगल के लिए कार्यक्षेत्र में उतरे थे। दूरदर्शियों और ऋषियों ने मिलजुल कर बिना कामुकता के फेर में पड़े इतने अधिक महत्वपूर्ण कार्य किए थे कि उनकी संयुक्त क्षमता ने संसार को कृतकृत्य कर दिया था। लोकनायक जयप्रकाश नारायण, आचार्य कृपलानी एवं जापान के गांधी कागावा जैसे महामानवों ने एक और एक मिलकर 11 बनने की संभावना पूरी जानने के उपरांत ही विवाह किए थे और उसके साथ उच्च स्तरीय आदर्शों को जुड़ा रखकर विवाह शब्द को सार्थक बनाया था। इन दिनों भी ऐसा ही आदर्श विवाह अपनाए जा सकें तो पारस्परिक सघन सहयोग को जीवंत रखने एवं अनेकानेक कठिनाइयां सरल करने और सर्वोत्मुखी प्रगति के संदर्भ में एक से एक बड़े काम करने के लिए सामने पड़े हैं। इसे संयोग ही कहना चाहिए कि इन दिनों विकासोन्मुखी सेवा साधना और अवांछनीयताओं से जूझने वाली संघर्षशीलता के दोहरे पराक्रम दिखाने की अनिवार्य आवश्यकता पड़ रही है। अच्छा हो कि इन दिनों ऐसी युग्म आत्माएं पति पत्नी मिलकर संयुक्त प्रयासों में भागीदार बनकर विवाह संस्था को सार्थक करें। ध्यान रखने योग्य बात यही है कि संतानोत्पादन में प्रवृत्त होने के उपरांत कोई व्यक्ति या दंपत्ति मात्र लोभ मोह निविड़ जंजाल में ऐसी बुरी तरह फंस जाता है कि फिर आदर्शों के निर्वाह में कुछ कहने योग्य पुरुषार्थ कर सकना संभव नहीं रहता। यूं अतिशय व्यस्त और प्रतिबंधित महिलाएं भी अपनी शिक्षा, स्वावलंबन तथा योग्यता की अभिवृद्धि में तथा अपने परिवार में प्रगतिशीलता के बीज बोने उगाने में कुछ तो कर ही सकती हैं। जिनके साथ निकटवर्ती वास्ता रहता है उन्हें श्रमशीलता, मितव्ययता, शिष्टता, सुव्यवस्था, उदार सहकारिता जैसे सद्गुणों से संपन्न रहने के लिए उत्साह उत्पन्न कर सकती हैं। परिवार के सदस्यों को एक हद तक संयम, प्रगतिशीलता का पक्षधर बनाने के लिए प्रयत्नरत रह सकती है। कुरीतियों और मूढ़ मान्यताओं को अपने छोटे क्षेत्र में से खरपतवार की तरह उखाड़ फेंकने के लिए कुछ न कुछ तो कर ही सकती हैं। महिला संगठनों में सम्मिलित होने के लिए उत्कंठा बनाए रह सकती हैं। जिन नारियों के बंधन ढीले हैं, उत्तरदायित्व हल्के हैं और शिक्षा का न्यूनाधिक सौभाग्य प्राप्त है, उनके लिए तो युग धर्म यही बन जाता है कि वे बचे समय में आराम तलबी, खुदगर्जी और संबंधियों के मोह माया से थोड़ा बहुत उबरें और उस समय की बचत से अपने संपर्क क्षेत्र को प्रगति पथ पर अग्रसर करने के लिए अपने बढ़े चढ़े अनुदान प्रस्तुत करें। संपन्न परिवारों में नौकर चाकर काम करते हैं, उन्हें समय मिल जाता है। बड़े परिवारों में यदि उदार संवेदना जगाई जा सके तो परिवार पीछे 1-2 महिलाओं का समय सेवा कार्यों के लिए लगाते रहने का प्रबंध हो सकता है। नौकरी करने वाली महिलाएं अधिकांश समय घर से बाहर रहती हैं और उनके हिस्से का काम घर के अन्य लोग मिलजुल कर संपन्न कर लेते हैं। नारी उत्कर्ष की आवश्यकता को ईश्वर की नौकरी मान लिया जाए और उन्हें उस प्रयोजन के लिए निश्चिंतता पूर्वक काम करने के लिए परिवार के अन्य सदस्य योगदान दे सकें तो इतने भर से बड़ा काम हो सकता है। अध्यापिकाओं जैसी नौकरी जिन्हें उपलब्ध है, वे अपनी छात्राओं और उनके परिवारों के साथ ऐसा बहुत कुछ कर सकती हैं जो प्रगतिशीलता का पक्षधर हो। सेवानिवृत्त महिलाएं तो तफरी में समय काटने की अपेक्षा प्रस्तुत नवजागरण अभियान में अपनी भागीदारी सम्मिलित कर ही सकती हैं। विधवाएं व परित्यक्ताएं तो अपने खाली समय में दुर्भाग्य का रोना रोने की अपेक्षा समय की महती मांग को पूरा करने में संलग्न रहकर कुयोग को सुखद संयोग में बदल सकती हैं। कितनी ही लड़कियों को भारी दहेज के साधन न जुटा पाने के कारण अविवाहित रहने के लिए विवश होना पड़ता है। ऐसी महिलाएं दिन काटने के लिए नौकरी के लिए भटकें या किन्हीं संबंधियों की सहायता अनुकंपा पर आश्रित रहें, उसकी अपेक्षा यह कहीं अच्छा है कि महिला जागरण की ईश्वरीय मांग की सहयोगिनी बनकर दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदलें और समय की मांग पूरी करने में अपने समय व श्रम का नियोजन करके उपलब्ध मानवीय जीवन को अपनी
साहसिकता के बल पर सार्थक करें। दो बड़े काम, शिक्षा और स्वावलंबन। नारी उत्थान के लिए सर्वप्रथम आवश्यकता शिक्षा संवर्धन की है। मध्यवर्गीय परिवारों की लड़कियां तो स्कूल जाने लगती हैं, पर घर गृहस्थी वाली प्रौढ़ महिलाओं के लिए वैसा सुयोग ही नहीं बन पड़ता। इस आवश्यकता की पूर्ति के लिए वेतनभोगी अध्यापिकाएं जुटाने की अपेक्षा सही समाधान यही हो सकता है कि शिक्षित महिलाएं अपने घर परिवार के कार्यों में से किसी प्रकार समय बचाकर अपने समीपवर्ती क्षेत्र में प्रौढ़ पाठशालाओं को चलाने के लिए भरसक प्रयत्न करें। दूसरी शिक्षित महिलाओं को प्रोत्साहित करके उन्हें इस कार्य में लगाएं। वयोवृद्ध अन्य शिक्षितों को भी खाली समय उनके साथ लगने के लिए प्रेरित करें। प्रगति के लिए शिक्षा की अनिवार्य आवश्यकता समझी जानी चाहिए। प्रयत्न यह होना चाहिए कि किसी भी आयु की किसी भी स्थिति में रहने वाली महिलाओं में से प्रत्येक को साक्षर बनने का अवसर मिले। अक्षर ज्ञान होते ही उन्हें ऐसी सरल पुस्तकें मिलनी चाहिए जो व्यक्तित्व निखारने का, परिवार को सुदृढ़ बनाने का तथा अपने समुदाय को हर दृष्टि से समुन्नत बनाने का मार्गदर्शन दे सके। इसे दुर्भाग्य ही कहना चाहिए कि अपने देश के लेखकों व प्रकाशकों का ध्यान इस ओर नहीं गया। इस कमी की पूर्ति के लिए जन स्तर की स्वेच्छासेवी संस्थाओं को आगे आना चाहिए और अपनी महिलाओं को जिस स्तर से उससे ऊंचा उठाने वाले साहित्य की कमी को पूरा करना चाहिए। इस निमित्त वहां महिला पुस्तकालय भी चलें, जहां उनकी शिक्षा का किसी प्रकार कोई छोटा बड़ा प्रयत्न बन पड़ना संभव हो सकता हो। शिक्षा के साथ ही दूसरा चरण स्वावलंबन की दिशा में उठना चाहिए। स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप कोई न कोई कुटीर उद्योग हर क्षेत्र में चल सकते हैं। उन्हें ढूंढा और सहकारिता के आधार पर चलाया जा सके तो कच्चा माल मिलने और तैयार माल बेचने का कार्य स्थानीय सहकारी समितियों द्वारा संपन्न हो सकता है। आवश्यक नहीं कि गरीबों द्वारा ही प्रयास अपनाया जाए। स्वावलंबन एक ऐसी प्रवृत्ति है जिसे हर व्यक्ति द्वारा अपनाया जाना चाहिए। नारी का अवमूल्यन इसी कारण हुआ है कि गृह कार्यों में दिन रात लगी रहने पर भी प्रत्यक्षतः वे कुछ कमाई करती दिखाई नहीं पड़ती। इस स्थिति के समाधान के लिए जापान की तरह अपने देश में भी प्रयत्न होने चाहिए, जहां कुटीर उद्योगों के लिए हर क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की सुविधा उपलब्ध है। स्त्रियां कुछ कमाने लगें या कोई अन्य प्रशंसा योग्य कार्य करने पर उतरें तो घर के पुरुषों को उसमें हेठी लगती है और वे उसका विरोध तक करते हैं। इस विचार विकृति से निपटने के लिए आवश्यक है कि गरीब अमीर सभी घरों में कुटीर उद्योग जैसे स्वावलंबन के उपायों का प्रचलन किया जाए। न्यूनतम शाक वाटिका तो हर घर में लगाई ही जा सकती है। स्त्रियों को भी आर्थिक स्वावलंबन की आवश्यकता है। उनकी भी निजी आजीविका होनी चाहिए ताकि उन्हें परावलंबन का दबाव हर घड़ी सहना न पड़े और वे भी स्वेच्छानुसार कुछ न कुछ प्रगति प्रक्रिया के लिए सुविधा साधन जुटा सकें। नारी अवमूल्यन को रोका जाए। बच्चों के पेट में रखने के लिए तो नारी समाज ही विवश है, पर अब यह मांग संसार भर में उठ रही है कि उनके पालन पोषण में पिता की भी उपयुक्त भागीदारी होनी चाहिए और उन्हें भी दुलार देने, खेल खिलाने, समस्याओं को निपटाने तथा सुसंस्कारी बनाने में अपना समय नियमित रूप से लगाना चाहिए, भले ही वह आर्थिक अथवा किसी और दृष्टि से कितना ही मूल्यवान क्यों न हो। अभी कुछ ही महीनों पूर्व स्वीडन सरकार तथा समाज ने यह निर्धारण किया है कि जिस प्रकार महिलाओं को प्रसूति के अवसर पर नौकरियों से छुट्टी लेनी पड़ती है, उसी प्रकार पुरुष भी बच्चों के पालन पोषण में अपनी सहभागिता स्तर की जिम्मेदारी उठाएं और छुट्टी लेकर बच्चों के साथ रहें। पुरुषों द्वारा इस पर आपत्ति की गई कि इससे उनके अनुभव में कमी पड़ने से पदोन्नति रुकेगी तथा प्रतिस्पर्धाओं में बैठकर ऊंचा पद पाने में असमर्थ रहेंगे। यह ऐतराज इस आधार पर रद्द कर दिया गया कि यही तर्क महिलाएं भी तो दे सकती हैं, उन्हें भी तो घाटा उठाना और कष्ट सहना पड़ता है। संतान उत्पादन में पुरुष भी उतना ही उत्साह दिखाता है, तो फिर इस कृत्य के फलितार्थों से निपटने में क्यों अपनी जिम्मेदारी से पल्ला छुड़ाकर भागने का प्रयत्न करना चाहिए। कानून पास हो जाने से अब उसका दबाव पुरुषों पर भी पड़ेगा।
अब तक दंड भुगतने के लिए अकेले नारी को ही बाध्य किया जाता रहा है। अब पुरुषों को भी नफे में ही नहीं, नुकसान में भी सहभागी रहने के लिए बाध्य होना पड़ेगा। आरंभ भले ही स्वीडन से हुआ हो, पर उसका विस्तार सभी जगह होगा। सूरज भले पर्वत शिखर पर से उगता दिखाई पड़े, पर उसका प्रकाश क्रमशः समस्त संसार पर हो जाएगा। जापान में राजनीतिक क्षेत्र में महिलाओं के उत्साहपूर्वक बाजी मारने का प्रभाव भारत पर पड़ा है और उन्हें 30% स्थान सुरक्षित करा लेने का अवसर मिला है। अब यह प्रचलन आगे बढ़ेगा और महिलाओं को हेय मानने, त्रास देने व असमानता के भेदभाव बरतने का प्रचलन क्रमशः संसार के सभी भागों से हटता चला जाएगा। भले ही इससे इच्छित लाभ उठाने के लिए कई तर्क प्रस्तुत करते रहने वालों को कुड़कुड़ाते ही क्यों न रहना पड़े, उनका विरोध नियति के अभिनव निर्माण के सामने टिक न सकेगा। जो होकर ही रहना है, उसके साथ टकराने की अपेक्षा लाभ इसी में है कि समय से पूर्व समझौता करके अपनी सदाशयता की कुछ पहचान तो छोड़ ही दी जाए। अंग्रेजों ने बदलते समय को भांप लिया था, इसलिए उल्टी लाते खाकर खदेड़े जाने का कटु प्रसंग उपस्थित नहीं होने दिया और समझौते की नीति अपनाकर विदाई के दिनों कटुता के स्थान पर सद्भावना सहित वापस गए। अस्तु भारत अभी तक स्वेच्छापूर्वक राष्ट्रमंडल का सदस्य बना हुआ है। हरिजनों, आदिवासियों को आरक्षण एवं विशेष सुविधाएं देकर समय रहते समानता का अधिकार स्वीकार कर लिया गया है। गलतियों का प्रायश्चित हो रहा है। यदि इस सद्भावना का परिचय न दिया गया होता तो निश्चय ही संसार में बह रही विकास की हवा उन्हें उत्तेजित किए बिना न रहती। जो परिवर्तन इन दिनों अच्छे वातावरण में हो रहा है, उसी के लिए दुराग्रह पर अड़े रहने से अपेक्षाकृत कहीं अधिक घाटे का सामना करना पड़ता। महिलाओं के प्रति भी पुरुष वर्ग द्वारा समय रहते न्यायोचित अधिकारों की मांग को मान्यता दे दी जाती है, तो इसमें दोनों ही पक्ष नफे में रहेंगे। अन्यथा विग्रह की टकराव भरी स्थिति आने तक बात बढ़ जाए तो फिर भूल सुधारने में देर लग जाएगी। संसार में ऐसे भी बहुत क्षेत्र हैं जहां नारी प्रधान समाज व्यवस्था चल रही है। वहां समूचे अधिकार महिलाओं के ही हाथ में रहते हैं। नर को तो अपनी विवशता के कारण उनका आज्ञाकारी अनुवर्ती मात्र बनकर रहना पड़ता है। अच्छा हो कि ऐसा आमूल चूल परिवर्तन का सामना अपने समाज को न करना पड़े। पिछली शताब्दी में अगणित राजनीतिक, सामाजिक एवं बौद्धिक क्रांतियां हुई हैं। उनमें जीती तो यथार्थता और न्याय निष्ठा ही है, पर वह उथल पुथल ऐसे घटनाक्रमों का इतिहास अपने पीछे छोड़ गई हैं जिनको स्मरण करके रोमांच हो आता है। घृणा द्वेष के भाव अभी तक भी विचारवानों के कान में यथावत बने हुए हैं और पराजितों के प्रति सहानुभूति होने की अपेक्षा तिरस्कार भरी प्रतिक्रिया ही व्यक्त की जाती रहती है। वैसे दुर्दिन हम सबको न देखने पड़े, इसी में समझदारी है। समता और एकता का अटल परिवर्तन किसी के रोके रुकने वाला तो है नहीं। अधिक से अधिक इतना हो सकता है कि भवितव्यता को चरितार्थ होने में समय लगे। नारी समस्या के पीछे अनीति मूलक दुर्भावनाओं का अहंकारी मानस ही प्रमुख बाधा बना हुआ है। यदि औचित्य को अपना लिया जाए और लाभ हानि का सही आकलन कर लिया जाए तो प्रतीत होगा कि संघर्ष में उलझने की अपेक्षा सहयोग की नीति अपनाना अधिक श्रेयस्कर है। उठने में सहायता देकर एहसान जताने और कृतज्ञता भरी सद्भावना उपलब्ध करने में लाभ ही लाभ है। इस लाभ को इन दिनों के सुअवसर पर उठाया न जा सका तो समय निकल जाने पर अपेक्षाकृत कहीं अधिक घाटा सहन करना पड़ेगा। समता और एकता के सिद्धांत संसार भर के दुखी समाज को अपना लिए जाने के लिए बाध्य कर रहे हैं। यह हो ही नहीं सकता कि आधी जनसंख्या नारी को उस महान परिवर्तन से विलग रखने के कोई प्रयत्न देर तक सफल होते रहें। सामंतवाद चला गया, अब सामाजिक सामंतवाद की विदाई की वेला भी आ ही पहुंची है। उसे वापस नहीं लौटाया जा सकता। उपयुक्त यही होगा कि भारत के जिस अहिंसक सत्याग्रह का समर्थन देश की पूरी जनता ने किया और असंभव दिखने वाले नागपाश से छूटने में सफलता प्राप्त कर ली, अब उसी का उत्तरार्ध सामाजिक क्रांति के रूप में उभरना चाहिए।
न्याय को मान्यता दिलाने में भी उसी रीति नीति को अपनाया जाए जो सत्याग्रह के दिनों समूचे देश में ही नहीं, संसार भर में उभर आई थी। नारी मुक्ति आंदोलन पाश्चात्य देशों में कटुता भरे वातावरण में संघर्ष और प्रतिशोध के रूप में उभर रहा है। अच्छा हो कि वे टकराव से बचें और समझौतावादी उदारता अपनाने भर से कठिन दिखने वाला मोर्चा सुलह सफाई के वातावरण में ही निपट जाए। इसके लिए मात्र भ्रांतियों का निराकरण ही वह कार्य है जिससे कायाकल्प जैसा सुखद सुयोग सहज ही हस्तगत हो सकता है। यह स्वीकार कर लिया जाना चाहिए कि नर और नारी दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। एकता और सद्भावना के वातावरण में ही उनके बीच सहकारिता विकसित हो सकती है और अक्षुण्ण बनी रह सकती है। लड़के लड़की के बीच, कन्या और वधू के बीच बरता जाने वाला पक्षपातपूर्ण भेदभाव अब पूरी तरह समाप्त होना ही चाहिए। दोनों को दो हाथ, दो पैर, दो आंख और दो कान की तरह परस्पर सहयोगी और समान महत्व पाने के अधिकारी मानकर चलने में ही समझदारी है।